Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the तालिबान के पर्सपेक्टिव से है। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उनके साथ डिस्कशन है वो कैरी आउट किया गया, जिससे कि आने वाले समय के अंदर इंडिया अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड है वो किया जा सके। क्या स्टूडेंट्स, इंडिया तालिबान को ऑफिशियली वे के अंदर रिकॉग्नाइज है वो किया करता है। इंडिया का ऑफिशियली वे में जो रिकॉग्निशन है वो नहीं है तालिबान को। यहाँ पे जिन एरियाज के बारे में डेवलपमेंट हुआ उनको हम रीड करेंगे, तो उससे पहले आपको तालिबान का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। 90s का जो अर्लियर फेज है उस दौरान में तालिबान का जो रूल है वो अफगानिस्तान के टेरिटरी के वहाँ पे हुआ करता। बाद में आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में एक 9/11 का टेरर अटैक होता है यूएस के वहाँ पे। टेरर अटैक के बिहाइंड में जिन टेररिस्ट पर्सन जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी का वहाँ पे रोल था, उनका प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान के वहाँ पे। अफगानिस्तान के वहाँ पे उनका प्रेजेंस होने की वजह से यूएस ने अपनी जो फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट है वो किया। फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ तो तालिबान को पावर है, पावर का लॉस होता है, आइसोलेटेड एरियाज के लिए इनको जाना पड़ता है। और उस समय एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको भी सेटअप करने का कोशिश किया गया था यूएस के। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है आप देखिए कि उसके लीडर हुआ करते थे इनिशियली पार्ट में हामिद करजई हैं, बाद में अशरफ गनी नाम के जो पर्सन हैं जो कि अफगानिस्तान के लीडर थे उस समय में। बाद में आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप उनके फर्स्ट प्रेसिडेंसी के दौरान में पावर में आते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि किसी फॉरेन कंट्री के वहाँ पे यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो ब्लड है उसका लॉस नहीं होना चाहिए, यूएस का जो मनी है उसका भी लॉस है वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फोर्सेज के विड्रोवल का जो डिसीजन है वो लिया, जो 2021 के समय कैरी आउट है वो होता है। और उस दौरान में आप देखिए जब 2021 के अंदर में फोर्सेज का विड्रोवल हुआ तो तालिबान है वो पावर को कैप्चर करता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो भी किसी अदर कंट्रीज के लिए चले गए थे उसी दौरान के अंदर में। तो प्रेजेंट समय के अंदर अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे तालिबान का रूल है। क्या इंडिया ऑफिशियली वे के अंदर में तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है? तो इंडिया आप देखिए कि तालिबान को जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। क्या किसी अदर कंट्री के द्वारा तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो रसिया प्रेजेंट समय में ओनली कंट्री है जो तालिबान को जो रिकॉग्नाइज है वो करता है। तो प्रेजेंट समय में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि इंडिया ने तालिबान के जो लीडर्स हैं उनके साथ में जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट किया है? अब देखिए कि जियो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से हुआ है। एक तो यूएस के द्वारा एंटी इंडिया स्टैंड्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है। पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके से यूएस ने डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया है, अभी रिसेंटली जो एयर टू एयर रिफिलिंग का जो एग्रीमेंट है वो भी यूएस के द्वारा पाकिस्तान के साथ में साइन किया गया। जो चाहबार हमारा प्रोजेक्ट है जो कि अफगानिस्तान के वहाँ पे ही इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको सेंड करने के लिए जो हमने साइन किया था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के साथ में भी कनेक्टिविटी के लिए जो हमने साइन किया था, तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा उसके ऊपर भी जो सैंक्शन है वो लगाए गए हैं चाहबार पोर्ट के थ्रू जो ट्रेड हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें बोथ कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड करेंगे किसी भी अटैक के दौरान में। तो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के दौरान में इंडिया के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि इंडिया किस तरीके से अपने वर्क को कैरी आउट करे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि हमने जो तालिबान के साथ में जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया। तालिबान के साथ में डिस्कशन इस वजह से भी स्टार्ट किया गया कि तालिबान का किसी तरीके से एंटी इंडिया स्टैंड है वो नहीं रहा है लास्ट 3-4 ईयर्स के दौरान में जब से वो पावर के अंदर में है। तो क्या यहाँ पे अब प्रेजेंट समय में डेवलपमेंट हुआ? जो हमारा टेक्निकल मिशन जो हमने 2022 के समय सेटअप किया था, एम्बेसी को हमने क्लोज कर दिया था जब पावर को तालिबान के द्वारा कैप्चर किया गया। तो जिस टेक्निकल मिशन को सेटअप किया गया था, जो हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जो लास्ट 20 ईयर्स के दौरान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे, चाहे वो पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, चाहे वो सैतूत डैम हो, चाहे वो सलमा डैम हो, या आप देखिए कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में जो हमने ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको सेटअप किया था, तो उन्हीं को इंस्पेक्शन करने के रिगार्डिंग में टेक्निकल मिशन का सेटअप है वो हुआ 22 के दौरान में।
उसी मिशन को यहाँ पे अपग्रेड करते हुए एम्बेसी के रूप से सेटअप है वो किया जाएगा। इंडिया अपना जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में हो, फूड के सेक्टर के रिगार्डिंग में हो, या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना हो, उसको भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेगा आने वाले समय के अंदर। और आप देखिए कि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये भी हुआ था कि रसिया के वहाँ पे मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग का डिस्कशन होता है। मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग का डिस्कशन होता है। उस दौरान में जो बेग्राम नाम का जो बेस हुआ करता था, जहाँ पे यूएस की फोर्सेज का प्रेजेंस था अफगानिस्तान के अंदर में, उसको वापस से लेने के लिए यूएस के लीडर के द्वारा कहा गया। तो इंडिया ने भी वहाँ पे अपना स्टैंड है वो शो किया है कि जो अफगानिस्तान का जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान का जो सॉवरेनिटी का एरिया है, इंटीग्रिटी का एरिया है, उसके अंदर में किसी भी अदर कंट्री के द्वारा इंटरवेन है वो नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में डेवलपमेंट हुआ है। दो ऐसे एरिया हैं जिसके रिगार्डिंग में इंडिया और अफगानिस्तान ने, या इंडिया और आप देखिए कि जो तालिबान का वहाँ पे रूल है, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप इंडिया तालिबान भी बोला जा सकता है, या इंडिया अफगानिस्तान भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे दो एरियाज में कोऑपरेशन के बारे में भी बात किया है। एक तो काउंटर टेररिज्म है, उसको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स को कैरी आउट करना है, जिससे कि टेररिज्म का जो थ्रेट है उसको नेग्लेक्ट किया जा सके। सेकंड, आप देखिए कि काउंटर टेररिज्म के अलावा यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ करता है, तो जो ड्रग का ट्रैफिकिंग हुआ करता है, अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली आप देखिए कि गोल्डन क्रिसेंट का जो एरिया है, क्रिसेंट के एरिया के अंदर में कौन कौन से कंट्रीज होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, और आप देखिए कि पाकिस्तान है। यहाँ से जो ड्रग का ट्रैफिकिंग है वो इंडिया के लिए आया करता है। तो इस गोल्डन क्रिसेंट के एरिया के अंदर में जो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी जॉइंट एफर्ट्स है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो विंग है जो कि यहाँ पे ट्रैफिकिंग को डील करता है, उनके द्वारा आप देखिए कि इस गोल्डन क्रिसेंट का जो नाम है वो डेथ क्रिसेंट के नाम से रखा गया है प्रेजेंट समय के अंदर में, क्योंकि डेथ क्रिसेंट है, उसे ड्रग को कंज्यूम करने की वजह से हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अफगानिस्तान। अब आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए। अफगानिस्तान का जो लोकेशन है उसके बारे में 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में अफगानिस्तान है वो अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो कंट्रीज को एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट है अफगानिस्तान का वो एरिया शेयर होता है पाकिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, कम्प्लीटली उसका जो सी को जो एक्सिस है वो नहीं है, एक लैंडलॉक कंट्री है। और लोकेशन है वो क्या है, लोकेशन इसका है क्रॉस रोड की जो चौराहा जो हुआ करता है, जो क्रॉस रोड जो हुआ करता है, इस सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का कनेक्टिविटी के रूप से एक ब्रिज का काम है वो करता है। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का भी जो कनेक्टिविटी है, या जो साउथ एशिया है उसका जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए भी एक ब्रिज का जो काम है वो करता है। तो ये तो इसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, तो एरिया शेयर है वो करता है पाकिस्तान के साथ में। जो सदर्न पार्ट है इसका, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर हुआ करता है। इसका जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि ईरान के साथ में एरिया शेयर करता है, ईरान के साथ में भी एरिया शेयर करता है। फिर वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो इसके कंट्रीज हैं वो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान के बाद में आप देखिए उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। और आप देखिए कि चाइना के साथ में भी एक कॉरिडोर के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे सेटअप है वो हुआ करता है, कॉरिडोर के थ्रू कनेक्टिविटी है चाइना के साथ में। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ कंट्रीज के नाम मेंशन कर दिए थे, कौन कौन से कंट्री हैं जो एरिया शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान के जो लीडर हैं उनके द्वारा भी, जो तालिबान के जो लीडर हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान का जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान का जो सोइल है, उसका किसी भी तरीके से जो मिसयूज है वो नहीं रहेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नोबेल पीस प्राइज के बारे में है। वेनेजुएला का जो अपोजिशन का जो लीडर है, वैसे तो आप देखिए कि इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो राइट है वो नहीं है, वहाँ पे जो कोर्ट के द्वारा इनको बैन किया गया है। पर जिनके द्वारा कंप्लीट जो अपोजिशन है, जिसको कि यूनाइट किया था वेनेजुएला के, वहाँ पे मारिया कोरिना मारिया कोरिना मेचाडो हैं, जिनको कि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज है वो अनाउंस हुआ है। तो स्टूडेंट 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किनको दिया गया? वेनेजुएला का जो एक्टिविस्ट है, डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उसके जो एक्टिविस्ट हैं, उनको ये अनाउंस है वो हुआ है। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा आप देखिए कि कहा गया था कि उनको यहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया जाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो रेज होता है वो यही है कि 2025 का जो अवार्ड दिया गया है वो 24 के जो वर्क हैं उसके रिगार्डिंग में हुआ करता है। 2024 के जो वर्क हैं उसके रिगार्डिंग में होता है। तो उस समय तो आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पावर के अंदर ही नहीं आए थे। 25 के जनवरी के समय वो ओथ प्रोसेस को कैरी आउट है वो करते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ कि इस वजह से उनको नहीं अनाउंस हुआ है। सेकंड, आप देखिए कि जो कमेटी यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया करती है वो उसके 3-4 जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करती है। अल्फ्रेड नोबल जिनका मेमोरी में अवार्ड दिया जाता है, क्या उनका जो विल है, क्या उनका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फिलफिल करता है ये जो लीडर है जिसको ये प्राइज है वो दिए जाने हैं। तो आप देखिए कि कमेटी में फर्स्ट टाइम तो कंसेंसस सेटअप होता है। कमेटी के जो मेंबर हैं कंसेंसस को कैरी आउट करते हैं। अगर कंसेंसस के थ्रू किसी तरीके का डिसीजन नहीं होता है तो बेसिकली वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के बेसिस के ऊपर में जो वहाँ पे वोटिंग है वो हुआ करती है। और 3 मेन पिलर हैं जिनको कि यहाँ पे कंसिडर करते हुए नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। 3 कौन से पिलर हैं? एक तो आप देखिए कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो पीस है, पीस के रिगार्डिंग में या किसी दो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में उनका अचीवमेंट हो। तो इंटरनेशनल पीस को सेटअप करने के अंदर में उनके द्वारा इम्पोर्टेंटली जो कंट्रीब्यूट है वो यहाँ पे किया गया हो। सेकंड, आप देखिए कि जो डिसआर्मामेंट है, जो डिसआर्मामेंट का जो प्रोसेस है उसको उनके द्वारा प्रमोट किया गया हो कि डिसआर्मामेंट को करना है, वेपन्स को यहाँ पे लीव करना है। थर्ड, आप देखिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी प्रमोट किया हो, इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको भी यहाँ पे प्रमोट है वो किया गया हो। यूएस के जो लीडर हैं उनके आप देखिए कि कुछ जो पीस प्रोसेस था उनके द्वारा कैरी आउट है वो किया गया था, बट आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ से उनका विड्रोवल होना, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उनका विड्रोवल होना, ऐसे कंट्री जो उनके अकॉर्डिंग में जो वर्क को नहीं कैरी आउट करते हैं उनके ऊपर में टैरिफ को इंक्रीज करना, और ट्रेड वार को आप देखिए कि इस्टेब्लिश करना, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर में अनसर्टेनिटी को क्रिएट करना, ये काफ़ी सारे ऐसे उनके डिसीजंस हैं जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जो पॉइंट है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। ये नोबेल पीस प्राइज और डोनाल्ड ट्रंप का जो एस्पिरेशन है उसको हमने देखा, व्हाइट हाउस के द्वारा यहाँ पे रेस्पॉन्ड किया गया है कि नोबेल कमेटी ने पॉलिटिक्स को यहाँ पे कंसीडर किया है पीस के कंपैरिजन के अंदर में। उनका जो कंप्लीट वर्क था वो पीस के रिगार्डिंग में था और यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप उसको कंसीडर है वो किया। अब इनके इनके कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे देखते हैं। जो मारिया कोरिना मेचाडो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि वेनेजुएला के वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो प्रमोट हो सकें। तो कंटिन्यूस आप देखिए कि जो डेमोक्रेसी का जो फ्लेम है उनको इनके द्वारा कीप किया गया बर्निंग सिचुएशन के अंदर में, जब टू मच डार्कनेस का सिचुएशन था वेनेजुएला के अंदर में। वेनेजुएला जिसके वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स का प्रेजेंस है, डिक्टेटर लीडरशिप है, उनका वहाँ पे रूल है। 90s के समय में कभी एक सर्वाइविंग डेमोक्रेसी है वो वेनेजुएला है वो हुआ करता था। बाद में 2 लीडर्स हैं ऐसे आते हैं जो वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है उसको सेटअप करते हैं। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज के अंदर में जो कैश अवार्ड है उसको भी दिया जाता है, कैश का अवार्ड हुआ करता है। नोबेल अवार्ड यहाँ पे हो दिया जाता है। और इसके अलावा आप देखिए क्या इंडियन पर्सन को भी ये मिला है। इंडियन पर्सन आप देखिए कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 के समय उनको जो चिल्ड्रंस का जो बचपन बचाओ आंदोलन है उस उनके इनिशिएटिव के थ्रू उनको दिया गया था 2014 के समय। तो ये बेसिकली आप देखिए कि नोबेल प्राइज के बारे में रीड किया। अब यहाँ पे वेनेजुएला का जो लोकेशन है उसको हम रीड करेंगे कि वेनेजुएला का जो लोकेशन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट, जब भी आप लैटिन अमेरिका का मैप देखते हो, लैटिन अमेरिका का जो मैप है उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है
लैटिन अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में वेनेजुएला है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए ये कनेक्ट करने वाला जो लैंड मास है जिसको कि हम इस्तुमस के नाम से जानते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को जो कनेक्ट करता है लैटिन अमेरिका के साथ में, ये इस्तुमस ऑफ पनामा है। ये इस्तुमस ऑफ पनामा है। इस्तुमस ऑफ पनामा के यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है इसका नाम है कोलंबिया। इसका जो नाम है वो क्या है स्टूडेंट्स? कोलंबिया। और कोलंबिया के आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कोलंबिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो कंट्री है ये है वेनेजुएला। यहाँ पे जो कंट्री है ये है वेनेजुएला। ओपेक नाम का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज का जो ग्रुप है, उसका ये फाउंडिंग मेंबर है वेनेजुएला। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं जो इस कंट्री के अंदर में सिचुएटेड हैं, बट इसका एक नेगेटिव भी है। वहाँ पे जितने भी ग्लेशियर हुआ करते थे सभी मेल्ट हो चुके हैं लास्ट 1-2 ईयर के दौरान में। तो ये कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज का जो कंसर्न है उसको ये शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने वेनेजुएला के बारे में देखा। इसके यहाँ पे कौन से कंट्री हैं? 3 स्मॉल कंट्रीज हैं। एक है गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि ब्राज़ील है। सदर्न पार्ट का जो एरिया है यहाँ पे ये ब्राज़ील का एरिया है। अब आपको और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में क्या यहाँ पे पता होना चाहिए? फर्स्ट आप देखिए कि ये जो एरिया है जो हमने यहाँ पे पनामा लिखा है, इस एरिया के अंदर में जो गल्फ का एरिया है जिसको बोला करते हैं गल्फ ऑफ वेनेजुएला। इसको क्या बोला करते हैं? गल्फ ऑफ वेनेजुएला। गल्फ ऑफ वेनेजुएला यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि पेट्रोलियम जो एक्सप्लोरेशन करना है, पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि गल्फ ऑफ वेनेजुएला के सदर्न पार्ट के अंदर में एक लेक एरिया सिचुएटेड है। यहाँ पे एक लेक है, तो लेक का जो नाम है वो है लेक माराकाइबो, जो कि वहाँ पे सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ वेनेजुएला के अंदर में एरिया है वो उसको ये नहीं शेयर किया करती। स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो कोलंबिया और वेनेजुएला का बाउंड्री है उसको भी क्रिएट करती है, बट रिवर जो कम्प्लीटली फ्लो किया करती है वो है वेनेजुएला के अंदर ही। वेनेजुएला में ही ये जो लेक है वो फ्लो किया करती है। लेक का जो नाम है वो है, आप देखिए कि सॉरी, रिवर का जो नाम है वो है ओरिनोको। रिवर का नाम क्या है? रिवर ओरिनोको। रिवर ओरिनोको का यहाँ पे एक ट्राइब्यूटरी भी है जिसको कि चर्न रिवर के नाम से जानते हैं। और जो एंजल्स फॉल है, एंजल्स फॉल इसी चॉर्न रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए लेक क्या नाम है? लेक ओरिनो सॉरी रिवर ओरिनोको है। रिवर ओरिनोको का एक ट्राइब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी का नाम है चर्न रिवर। उसी के ऊपर में जो एंजल्स फॉल है वो सिचुएटेड है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एंजल्स फॉल है वो किस रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही यूपीएससी है वो पूछा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने यहाँ पे अफगानिस्तान पीस प्राइज इन सब के बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि सीज फायर के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे भी हुआ है कि गजा स्ट्रिप का जो एरिया है, गजा स्ट्रिप के अंदर में जो हमास का जो रूल है, हमास ने जो अटैक किया था 2023 के समय में इजराइल के वहाँ पे, बाद में इजरायली फोर्सेज हैं जो कि रिवर्स में अटैक करती हैं, तो उनका एक पीस एग्रीमेंट है वो साइन आया है। फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ पीस एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। फर्स्ट फेज यहाँ पे पीस एग्रीमेंट का साइन हुआ। अब आप देखिए कि इसको इजराइल का जो कैबिनेट है उनके द्वारा अप्रूवल किया गया था, उसी के बाद में एग्जिस्टेंस में आया है। इसमें क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होगा? फर्स्ट आप देखिए कि जो फाइटिंग प्रोसेस है उसको पोज हुआ है, फाइटिंग प्रोसेस को पोज दे दिया गया है। सेकंड आप देखिए कि जो होस्टेज हैं, होस्टेज के एक्सचेंज के बारे में है कि जो होस्टेज पर्सनस हैं, होस्टेजेज हैं, उनका एक्सचेंज किया जाएगा। जो पैलेस्टीनियन पर्सन इजरायली डिफेंस फोर्सेज के कंट्रोल में हैं उनको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। और जो होस्टेज जो हमास के कंट्रोल के अंदर में है, जो उन्होंने अबडक्ट किए थे 7 अक्टूबर के उस अटैक के दौरान में, इजरायली फोर्सेज आप देखिए कि विड्रोवल को भी एग्री हुए हैं। उनका जो एक डिप्लॉयमेंट का जो लाइन है वहाँ पे वो पहुँचेंगे फर्स्ट स्टेज के दौरान में। नेक्स्ट स्टेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट स्टेज क्या है कि हमास को अपना जो डीमिलिटराइजेशन है, हमास को डिसआर्मामेंट है उसको करना होगा, अपना आर्म्स है उसको लीव करना होगा। अब देखिए वो नेक्स्ट स्टेज का यहाँ पे पार्ट है। अभी लास्ट 2 इयर्स के दौरान में क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है इस गजा का जो हमास डोमिनेटेड जो गजा का एरिया है वहाँ पे,
एक तो आप देखिए कि राबा के जो गजा के अंदर में कंप्लीटली जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुआ, कंप्लीटली वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुआ है। वेस्ट एशिया के अंदर में डीस्टेबलाइज सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ कि वेस्ट एशिया के अंदर में डीस्टेबलाइज सिचुएशन हो चुका है। ईरान है वो काफ़ी बार ईरान का बैटल हो चुका है, उस दौरान में यूएस के द्वारा भी इंटरवेन है वो किया गया था। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 60,000 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है। 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो आप देखिए कि उनको भी जो रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा इस 2 ईयर वॉर के दौरान में, जो यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप के सदर्न पार्ट के अंदर में जो रफा बॉर्डर का एरिया है, गजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे रफा एक बॉर्डर है जो कि इजिप्ट के साथ में एरिया शेयर करता है, उसको भी ओपन है वो कर दिया गया, जिससे कि जो फाइनेंशियल एड है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके गजा स्ट्रिप के अंदर में। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रिप के बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फायर क्रैकर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से हैं। फायर क्रैकर्स के बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। अब देखिए कि फायर क्रैकर्स के बारे में क्या डेवलपमेंट हुआ है। अप्रैल के समय में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक डिसीजन लेता है कि 1 ईयर का जो बैन है वो लगा दिया गया। अप्रैल के समय में सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेता है कि 1 ईयर का जो बैन है वो लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में, कि किसी भी तरीके से आप उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर में। उसका जो स्टोरेज है वो नहीं रख सकते, स्टोरेज आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप उसका सेल भी नहीं कर सकते हो, सेल्स आप नहीं कर सकते हो, और यूज भी नहीं कर सकते हो इन फायर क्रैकर्स का। कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर के अंदर में, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है वहाँ पे। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया, अब बताया गया है कि उसको रिविजिट किया जा सकता है इस अप्रैल मंथ के इस डिसीजन को, और ग्रीन क्रैकर्स हैं वो अलाउ किए जा सकते हैं। क्या अलाउ किए जा सकते हैं? ग्रीन जो क्रैकर्स हैं, ग्रीन जो क्रैकर्स हैं उनको अलाउ है वो किया जा सकता है। ग्रीन क्रैकर किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? सीएसआईआर और नीरी के द्वारा उनको डेवलप किया गया है। सीएसआईआर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा। और इसको आप देखिए कि जो जो हमारा पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनको सर्टिफाइड है वो करता है इन ग्रीन क्रैकर्स को। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फायर क्रैकर्स के इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। यही ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस को प्रोवाइड करता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। और 1898 के समय ही ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हो गया था, 1898 के समय में। तो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको आप देखिए कि अलाउ करने का बात किया गया है कि उसका कम इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे लोग अपना फेस्टिवल के दौरान में जिस तरीके से वो एंजॉयमेंट चाहते हैं वो भी कैरी आउट है वो कर सकते। तो अर्जुन गोपाल का जो जजमेंट है, अर्जुन गोपाल एक जजमेंट था 2018 के समय में, अर्जुन गोपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में। तो उस जजमेंट को फिर से रिविजिट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया है वो जा सकता है। जजमेंट ने क्या किया था? जजमेंट ने बैन कर दिया था फायर क्रैकर्स के यूज को, बैन है वो कर दिया था। प्रोहिबिट कर दिया था कि ऑनलाइन वे के अंदर में आप इसका सेलिंग है वो भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन वे के अंदर में सेलिंग भी नहीं कर सकते। तो आपको लाइसेंस चाहिए अगर आपको फायर क्रैकर्स को बेचना है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हरियाणा के पर्सपेक्टिव से है, हरियाणा के वहाँ पे आप देखें कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया। सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको उनके द्वारा बताया गया कि सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया है कंटिन्यूस वहाँ पे, और जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर में एलिगेशंस वो भी उनके द्वारा लगाए गए थे। अब आप देखिए उसी केस के रिगार्डिंग में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उनके द्वारा नोटिस है उसको इश्यू किया गया है, हरियाणा के वहाँ पे नोटिस है वो इश्यू किया गया। और एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूट हुआ है चंडीगढ़ का जो पुलिस है उसके कंट्रोल उनके डोमेन के अंदर में। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट
इस आर्टिकल के अंदर में इसका मेंशन है, आर्टिकल हम रीड करेंगे, पर पहले इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, फर्स्ट उसको नॉन स्टेचुटरी बॉडी के रूप से सेटअप किया गया था, नॉन स्टेचुटरी बॉडी के रूप से सेटअप किया गया 1878 के समय में, 1978 के समय में, 18 तो आप देखिए कि कॉलोनियल एरा का समय हुआ, 1978 के समय इसको सेटअप किया गया। बाद में 1987 के अंदर में इसको इसको आप देखिए कि एज ए नेशनल कमीशन के रूप से बनाया गया, बाद में इसको नेशनल कमीशन बना दिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है 1987 के समय में। फिर लेटर फेज में आपको मिलेगा कि ये जो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू ये डिसीजन लिया गया, और जो शेड्यूल ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसको भी इन्हीं के कंट्रोल में रखा गया था, इसी कमीशन के अंडर में। बाद में आप देखिए कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 के समय में शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशंस हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, और जो ओरिजिनली जो नेशनल कास्ट जो यहाँ पे ओनली शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग में जो ये कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये ओरिजिनली 2004 में आता है, सेपरेटली मीन्स 2004 में ये सेटअप होता है। तो ये तो इसका जर्नी था जो हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गवर्नमेंट ने इनको दिया है, तो आर्टिकल किसके अंडर में मेंशन है, आर्टिकल 338 के अंडर में मेंशन है, आर्टिकल 338 के अंदर में मेंशन है। कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरमैन हुआ करते हैं, एक चेयर पर्सन हुआ करते हैं, एक चेयर पर्सन है, एक वाइस चेयर पर्सन है, वाइस चेयर पर्सन है, और 3 मेंबर होते हैं। अभी जितने भी लोग हैं, चेयर पर्सन है, वाइस चेयर पर्सन है, 3 मेंबर हैं, ये यहाँ पे 2 टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है, 2 टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं। मोर देन 2 टर्म का जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होता है। कितने समय का इनका टेन्योर होता है, 3 ईयर का एक टर्म का जो टेन्योर है 3 ईयर का हुआ करता है। इसको रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, और सिविल जो कोर्ट है उसके रूप से भी काम करते हैं जब इनके द्वारा किसी डिस्क्रिमिनेशन है उसका इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट है वो किया जाना हो। तो ये बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे पीएम धन धान्य जो कृषि योजना है, जिसको कि जुलाई के मंथ के समय में हमारा जो कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूवल किया गया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से हम रीड करेंगे। उसका लॉन्चिंग आज किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पीएम धन धान्य कृषि योजना, धन मीन्स मनी है, धान्य मीन्स हमारा जो सीरियल्स होते हैं, जो हमारा फूड का जो प्रोडक्ट होता है उसको धान्य के रूप से देखते हैं। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना है, जिसका स्टार्ट किस वजह से किया गया है, कन्वर्जेंस की वजह से इसको स्टार्ट किया गया है। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं, एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उनका जो कन्वर्जेंस है वो किया जा सके, एग्जिस्टिंग स्कीम्स का कन्वर्जेंस किया जा सके। कितनी स्कीम्स हैं, 36 स्कीम्स हैं, जो 11 डिपार्टमेंट्स के अंडर में हैं, उनका कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग में है। बेनिफिट किस में ये प्रोवाइड करेगा, आप देखिए कि जो पीएम किसान योजना है, जो किसान सम्मान निधि जिससे मिलता है, फसल बीमा योजना है, उसको भी इसके इसके डोमेन में रखा गया है, पीएम कृषि धन धान्य कृषि योजना के अंडर में। पल्सेज के रिगार्डिंग में एक मिशन लाया गया कि हमें जो दाल है, जो पल्सेज हैं, उसमें आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव है वो करना है। तो बेसिकली आप देखिए कि पल्सेज के बारे में भी है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट ही है। आप देखिए हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारा जितना प्रोड्यूस होता है वो हम ही सेल्फ कंज्यूम है वो कर लिया करते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है, पल्सेज का इम्पोर्टर भी है। इंडिया अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट भी किया करता है। बेसिकली हमारा जो मध्य प्रदेश है वो लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेज का प्रोडक्शन होता है। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा फिर राजस्थान है। तो एरिड एंड सेमी एरिड का जो एरिया है वहाँ पे पल्सेज का प्रोडक्शन है वो कैरी आउट किया जा सकता है। कन्वर्जेंस किया जाएगा धन धान्य योजना के अंदर में। 36 स्कीम है जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, कुछ यहाँ पे 11 डिपार्टमेंट्स के अंडर में हैं, कुछ ऐसे भी एरिया आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो कि नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसकी तरह यहाँ पे कुछ एरिया है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, जिससे कि उनका प्रोडक्टिविटी को
बूस्ट है वो किया जाए। ऐसे 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई होंगे जहाँ पे लो एग्रो का प्रोडक्टिविटी हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आत्मनिर्भरता पल्सेज एंड धन धान्य योजना के बारे में देखा। कितना पैसा इस स्कीम में लगेगा, पैसा आप देखिए कि लगेगा जो है यहाँ पे 24,000 करोड़ 6 ईयर के रिगार्डिंग में अलोकेट किया गया है। यूएन का जो यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड डे है उसके बारे में बताया गया। 11 अक्टूबर का जो डे है जिसको कि यूएन के द्वारा गर्ल चाइल्ड डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। हम किस डे को सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को क्या हम यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये आप बताना, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है कि हम जो गर्ल चाइल्ड डे है वो कब सेलिब्रेट है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्मेटी डैम के बारे में है। वैसे आप देखिए कि अल्माती नाम का एक सिटी भी है, सेंट्रल एशियन जो कंट्री है उसका वो कैपिटल सिटी है। तो अल्माटी नाम का जो यहाँ पे डैम है कौन सा रिवर के ऊपर में है? कृष्णा रिवर के ऊपर में है। इस रिवर के ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर में है ये जो डैम है। उसका हाइट इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में लैंड को अक्वायर है वो किया गया। उसका ऑब्जेक्शन भी है, बट आपको डैम का नाम पता होना चाहिए, रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए। एनसीआरबी के बारे में है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि आप देखिए कि एनुअल बेसिस के ऊपर में क्राइम का जो डाटा है उसको एनालाइज करता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के रिगार्डिंग में भी कंपैरिजन होता है कि किस स्टेट्स में जो इस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो यहाँ पे जो एनुअल बेसिस पे जो डाटा रिलीज होता है वो 2023 का डाटा है, एक डिले ईयर के अंदर में रिलीज है वो यहाँ पे हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो चेंज हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो क्राइम्स हैं वो चेंज हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो साइबर फ्रॉड है, साइबर एरिया के अंदर में क्राइम इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों इंक्रीज हुए हैं साइबर एरिया के अंदर में? एक तो जो इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है हमारे कंट्री में, जो इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो रूरल एरियाज के लिए भी पहुंच चुका है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम इंटरनेट के थ्रू कैरी आउट करते हैं, डिजिटल जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी यहाँ पे एक रीजन है कि साइबर फ्रॉड यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। सेकंड आप देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में जो वायलेंस हुआ करता है उसके रिगार्डिंग भी चेंजेस को बताया गया है। यहाँ पे चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में क्राइम को बताया गया कि चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में जो क्राइम है वो यहाँ पे कैरी आउट हैं वो हुए हैं। तो स्टूडेंट जो डाटा है वो बेसिकली बताता है हमारे यहाँ पे क्राइम स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको कि हमें एनालाइज करने का ज़रूरत है, स्टेट्स को भी एनालाइज करने का ज़रूरत है। बट क्या ये जो कंप्लीट पिक्चर को शो करता है, ये जो रिपोर्ट है कंप्लीट पिक्चर को आप देखिए कि नहीं शो करता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो डाटा है वो रिपोर्टिंग बेसिस के ऊपर में है कि रिपोर्ट वहाँ पे हुआ है, क्राइम का रिपोर्टिंग हुआ है, क्राइम का डॉक्यूमेंटेशन मीन्स वहाँ पे पुलिस रिपोर्टिंग करवा दिया गया तो उसको क्राइम के अंदर में कैलकुलेट है वो किया गया है। इसके अलावा लार्जर जो कंप्लीट पिक्चर है उसको नहीं शो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने यहाँ पे देखा इसके बारे में क्राइम के पर्सपेक्टिव से। डेमोग्राफिक मिशन के बारे में है। 15 अगस्त का जो डे था जब डेमोग्राफिक मिशन को स्टार्ट करने के बारे में कहा गया था। तो डेमोग्राफिक मिशन के पर्सपेक्टिव से है क्यों उसको एनालाइज करने का ज़रूरत है, क्यों उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाने का ज़रूरत है, जिससे कि हम माइग्रेशन का जो इश्यू है उसको भी यहाँ पे टैकल कर सकें। जो लॉन्गिट्यूटी का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग जैसे सोशल सिक्योरिटी का स्कीम्स प्रोवाइड करना है, उस इश्यूज़ को भी हम यहाँ पे जो डील हैं वो कर सकें। तो माइग्रेशन का इश्यू, लॉन्गिट्यूटी का इश्यू, ये ऐसे कुछ एरियाज हैं वो बताए गए। इस वजह से जो डेमोग्राफिक मिशन है वो एक रिक्वायरमेंट है, होलिस्टिक वे के अंदर में इसको कैरी आउट है वो किया जाए। कौन से हमारे जो यहाँ पे पेपर के अंदर में यूज हो सकता है? जीएस पेपर 1 के अंदर में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली हमारा डेट जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसके रिगार्डिंग में। और बेनिफिट ये किस में करेगा? पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर में बेनिफिट ये करेगा, प्रॉपर वे के अंदर में प्लानिंग आप कर सकते हो, इवेल्युएशन कैसा हुआ, मॉनिटरिंग किस तरीके से कैरी आउट करना है, उसके अंदर में ये जो डेमोग्राफिक मिशन है वो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोंकण एक्सरसाइज के बारे में है। कोंकण एक्सरसाइज आप देखें कि कौन सा दो फोर्सेज के बीच में हुआ करता है, मैरीटाइम का ये एक्सरसाइज है।
कोंकण एक्सरसाइज। और ये हुआ करता है इंडियन नेवी और जो ब्रिटेन का जो नेवी है उनके बिटवीन में, इंडिया और ब्रिटेन के बिटवीन में ये हुआ करता है कोंकण एक्सरसाइज। 25 का कैरी आउट हुआ है। चेनाब नाम का जो रिवर है उसके ऊपर आप देखिए कि एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को हम कैरी आउट करेंगे जो कि हाइड्रो पावर के पर्सपेक्टिव से है। इंडस, आप देखिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका ये पार्ट है, चेनाब यहाँ पे पार्ट है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेनाब के ही बारे में तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट रहेगा रामबन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जो रन ऑफ द रिवर के ऊपर में सिचुएटेड रहेगा कि किसी भी तरीके से रिवर का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है उसको इम्पैक्ट है वो ना हो यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो किया जाएगा। तो चेनाब रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा, एक स्ट्रीम का जो नाम है वो है भागा। चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम बनने मर्ज होने के बाद में चेनाब रिवर बनता है, जो कि अपर हिमालयाज का जो लाहौल का एरिया है, लाहौल स्पीति का, वहां से ये निकलती हैं बोथ स्ट्रीम्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में पास करती हैं, फिर पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे चली जाती हैं। और बाद में आप देखिए कि जो चेनाब रिवर है ये सतलुज को ज्वाइन करती है, सतलुज को ज्वाइन करती है एक जगह है वहां पे। सोर्स क्या है इस रिवर का, बारालाचा जो पास है वो इसका सोर्स है, बारा लाचा पास है वो इसका सोर्स है। आप देखिए कि चेनाब रिवर का, हमारे कंट्री में काफ़ी सारी ऐसी भी रिवर हैं जो चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं, अलग अलग पार्ट में वो फ्लो करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारी रिवर हैं अलग अलग पार्ट में हैं जिनका नाम चंद्रभागा है। पेंशनर्स को आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को इश्यू किया है कि जो रिटायर पर्सनस हैं उनको कैसे वेलफेयर के रिगार्डिंग में असिस्ट है वो किया जाएगा, एक ऑफिसर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो रहेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा एक मिनिस्ट्री है जिसको ऑटोमेटिकली हेड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस। एंड आप देखिए कि जो पर्सनल जो मिनिस्ट्री है उसके ऑटोमेटिक चीफ यहाँ पे मिनिस्टर है वो हुआ करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर में एक डेट डिसाइड होती है कि जो पेंशनर पर्सन है उनको फिजिकली वे के अंदर में वेरीफाई करना होता है एक डेट को कि वो यहाँ पे लिविंग कंडीशन के अंदर में है। शायद 1 नवंबर का डेट है हरियाणा के अंदर में, जिसकी काफ़ी बार जो आप देखिए कि लोग हैं जो एक म्यूजिकल रैली निकाल के भी आते हैं कि हम जिंदा हैं यहाँ पे और हमको जो पेंशन है वो प्रोवाइड किया जाए। जो हमारे जो सोल्जर हैं वो रिकवरी, आप देखिए कि जो मिसिंग सिचुएशन में थे उनके बॉडीज को रिकवर है वो किया गया है सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर में। और इसको स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 20 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, बट प्रेजेंट समय में जो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, वहाँ पे पेंडेंसी के इश्यू को बताया गया और वहाँ पे बताया गया है कि कैसे डिसफंक्शनल सिचुएशन के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। काफ़ी सारी जगह जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट है वो नहीं है। ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को आप देखिए कि बताया गया कि उनके द्वारा इलीगली वे के अंदर में चिल्ड्रंस को जो ट्रैक है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन का जो राइट ऑफ द चिल्ड्रन जो कि बेसिकली ट्रैकिंग के अगेंस्ट में है, राइट ऑफ द चिल्ड्रन, उसको ये वायलेट करता है। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो प्रोसेस है जो कि चिल्ड्रंस के ट्रैकिंग के बारे में। फिर आप देखिए कि रसिया के द्वारा अटैक किया गया है जो सदर्न पार्ट है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट है किसका, यूक्रेन का, वहाँ पे यूक्रेन के वहाँ पे अटैक किया गया है जिसमें कुछ डेथ हुई है। जापान के वहाँ पे जो पॉलिटिकल कोलिशन था उसमें डैमेज हुआ है, तो जो वहाँ पे वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर पावर के अंदर में आने वाले थे उनकी रिगार्डिंग में जो यहाँ पे कंसर्न है वो क्रिएट हुआ। तकाइची नाम से जो लीडर हैं वो पावर में आ सकते थे। तो यूएस के अंदर में एक प्लांट के अंदर में ब्लास्ट हुआ है जो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे हमने तालिबान के पर्सपेक्टिव से भी देखा कि टीटीपी नाम का जो लीडरशिप है जिसको अटैक किया गया, तो पाकिस्तान तालिबान जो डोमिनेटेड एरिया है उसमें भी पाकिस्तान के द्वारा अटैक है वो किया गया है जिसको तालिबान ने कंडेम किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।